So hi everyone. Today we'll see the three important more questions. Okay. So moving to the very first question, it talks about the cantonment board. Okay. अब देखो you study this board. I'm not saying कि आप पढ़ते नहीं हो. You will read in Lakshmikant and every such book. Okay. बट एक सेटिस्फैक्शन लेवल किसी टॉपिक का जब ही आएगा जब बिल्कुल आप उसको ध्यान से क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे. अब क्या हो गया है कि मैगजीन्स ओवर पावर कर लिया आप लोग के ब्रेन को. आप लोग का पूरा जो दिमाग है वो टोटली इतना मैगजीन्स पे चला गया है कि आप खुद से एफर्ट बहुत कम करना चाहते हो. राइट. सो ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मैं सब कुछ करवा सकूं एग्जाम से पहले, एंड आई एम ट्राइंग इन दैट डायरेक्शन. सो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. सो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैंटोनमेंट बोर्ड. ओके. अब देखिए, प्रेजेंटली द बोर्ड्स आर नोटिफाई एज पर द कैंटोनमेंट एक्ट 2006. ठीक है. तो ये जो कैंटोनमेंट्स नोटिफाई होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हु नोटिफाई और क्या कुछ रेगुलेशन का कुछ एक्ट बना हुआ है कि नहीं, पहला तो ये टॉपिक होता है. ठीक है. दूसरा, ये आर द एरियाज विच कंप्राइज ऑफ बोथ मिलिट्री एंड सिविल पॉपुलेशन. अच्छा, ये दोनों के लिए होता है, मिलिट्री के लिए होता है या सिर्फ सिविल के लिए होता है, या दोनों के लिए होता है? बिकॉज आप मिलिट्री जोन्स देखोगे वहां पे सिर्फ मिलिट्री होते हैं, हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे अभी. ठीक है. तीसरा देखिए, द बोर्ड हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोनों होते हैं इसमें. ओके. एंड इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम अफेयर्स. अब ये चार स्टेटमेंट्स में टोटली कैंटोनमेंट बोर्ड आपका कवर हो जाता है. बट स्टिल वी विल ट्राई टू रीड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. क्या है, हम मिनिस्ट्री में वेबसाइट पे जाके वी विल ट्राई टू चेक एग्जैक्टली क्या होता है, एंड इन सिंपल पैराग्राफ विल कम टू नो अबाउट द एवरीथिंग. राइट. अब पॉज करके इसका आंसर देख लीजिए आप, अगर आपको पता है तो. आंसर बी है, ओनली 3. कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. ओके. नाउ इफ यू सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा गलत है आप देख लीजिए. ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, नॉट द होम अफेयर्स. तो ये गलत हो गया. अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे जाके ही इनके बारे में पता चलता है. राइट. तो आप देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है. आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. एंट्री 3 आप देखिएगा यूनियन लिस्ट का, तो आप देखोगे सेल्फ गवर्नेंस ऑफ द कंटेनमेंट्स एंड द हाउसिंग अकोमोडेशन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. स्टेट का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. अब देखिए क्या है, दे आर 61 कैंटोनमेंट्स इन द कंट्रीज. अब ये इंक्रीज हो सकता है 61 से 65, 66, है ना, पर अप्रोक्स ये पता रखो. ठीक है. अब जैसे बढ़ेगा तो ये कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज तो नहीं होता है, जबकि ओरिजिनल साइट से करंटली आई थिंक इट इज 65. बट वेबसाइट पे अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है. राइट. तो ये कैसे नोटिफाई होता है, कैंटोनमेंट एक्ट 1924 सक्सीडेड बाई 2006. तो अभी 6 के अकॉर्डिंग ये नोटिफाई होता है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है. ठीक है. अब आप देखिए, द बोर्ड हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड. एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है. राइट. सो नॉमिनेटेड हो गए. ठीक है. टू बैलेंस द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ये हो गया. ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया यहाँ पे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स. ठीक है. अब देखिए आप, दिस यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ कैंटोनमेंट्स बोर्ड, जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इज बीइंग मेंटेन्ड सक्सेसफुली, कीपिंग द व्यू द फैक्ट द कैंटोनमेंट एरियाज वेयर एंड प्राइमरीली मेंट टू एकोमोडेट द मिलिट्री पॉपुलेशन एंड देयर इंस्टॉलेशन. ठीक है. कैंटोनमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री स्टेशन. ये मिलिट्री स्टेशन से अलग है. इन विच द मिलिट्री स्टेशन आर प्योरली मेंट फॉर द यूज एंड एकोमोडेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस. ठीक है. बट कैंटोनमेंट्स आर बोथ फॉर द मिलिट्री एंड द सिविल. समझ में आया? तो इट्स मिलिट्री डिफरेंट फ्रॉम मिलिट्री स्टेशन, इट इज बोथ फॉर द मिलिट्री. तीनों स्टेटमेंट सही हो गए. अब चौथे में देखिए आप, डी कोई बॉडी है, इट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विच डायरेक्टली कंट्रोल्स द कैंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो ये अच्छा, दे आर 4 कैटेगरीज ऑफ कैंटोनमेंट. देख लीजिएगा, साइज ऑफ द पॉपुलेशन से हम डिसाइड करते हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा याद रखिए. ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लिया गया है, ना ही कुछ गलत है, ना ही कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. ठीक है. चलिए, मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपको बस ये सब चीज़ ये करा के मैं आपको एक पढ़ने का तरीका, डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ. फॉलो करने की कोशिश कीजिए. एग्जाम जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं. राइट. जो थोड़े से तेज़ हैं, थोड़े से पढ़ने में वैसे हैं या ग्रैब कर लेते हैं इजीली, उनके लिए तो आसान हो जा रहा है, और एवरेज स्टूडेंट बहुत जल्दी भटक जा रहे हैं. बिल्कुल, इट्स अ फैक्ट. जो फेल हो रहे हैं, इट्स लाइक 90% एवरेज वहाँ पे है. राइट. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात पूछी गई है. सबसे पहले, एज पर द एक्ट द कमीशन इज नॉट ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेन अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस. आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट एनएचआरसी का कोई कंट्रोल नहीं. दूसरा, चेयरपर्सन के बारे में बोला है, हु इज इन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. दूसरा, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमीशन इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एनुअली. अब ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आएगा कि ये एक एक कॉन्सेप्ट. अभी अब क्या है, आर्म फोर्सेस है, तो आपको क्या लगता है कि नहीं, आर्म फोर्सेस नहीं करता है एनएचआरसी.
इतना ही पता है। लाइक अगर बेसिक देखा जाए तो 95-98% बच्चों को नहीं करता है। थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ लोगे तो कुछ बिगड़ेगा आपका। एक बार देख तो लो क्या प्रोसीजर है, सिंपली नो तो नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो आप देखो बिल्कुल एक्ट के अंदर जाइए। आप देखो कोई भी पिटिशनर अगर एनएचएस कमीशन को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को बोला कि आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट कंप्लेन है, तो क्या करता है आर्म फोर्सेस? फर्स्ट थिंग इज व्हाट ही विल डू इज ही विल नॉट डू एनी एक्शन, ही विल सीक रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, विल सीक रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन को रिपोर्ट दे दिया। अब कमीशन क्या करता है? या तो इस रिपोर्ट को देखेगा वो, ठीक है, या तो उस रिपोर्ट के कंप्लेन के साथ प्रोसीड करता है। ठीक है, इधर या तो वो मना कर देगा। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो बोलेगा नो आई वोंट प्रोसीड, और बोलेगा यस। यस तो बोलने का उसको अधिकार ही नहीं दिया है। उसको क्या बोला है? फर्स्ट ऑफ ऑल ईदर नॉट प्रोसीड विद द कंप्लेन और रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, और इट विल आस्क फॉर द रिकमेंडेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब अगर एनएचआरसी का रिपोर्ट आया, उसने रिपोर्ट लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अत्याचार हुआ है, क्या आर्म फोर्स ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, तो या तो रिपोर्ट नहीं लेगा वो, और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे देगा, बात खत्म। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है नहीं करती है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन्फॉर्म द कमीशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे सेकंड केस में कि रिपोर्ट पे क्या करना चाहिए, इट वी हैव विद इन 3 months सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी तो लेगी तो ठीक है, नहीं तो मतलब इट्स अ टूथलेस टाइगर। मतलब कहते हैं ना कोई भी मतलब रोल नहीं, इवन आप मिलिट्री छोड़ दो, इवन नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन में भी सिर्फ रिकमेंडेशन ही देती है, राइट। सो दिस इज वॉट काइंड ऑफ, इफ यू सी हियर द कमीशन शैल पब्लिश, जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है उनके रिकमेंडेशन के साथ, और जो भी एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है उसको पब्लिश कर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, तो आप देख लीजिए पहले रिपोर्ट सीक करेगी, या तो नहीं एक्शन करेगी या गवर्नमेंट से। दिस इज अबाउट द आर्म फोर्सेस, नो पावर टू एक्ट अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस। इनकरेक्ट, सही है, नॉट लिखा है ना, करेक्ट। अब चेयरपर्सन कौन है? सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा, चेयरपर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और जज दोनों हो सकते हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट्स नॉट ओनली सीजेआई, आप देखना और जज भी लिखा हुआ है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा? चेयरपर्सन द कमीशन द पर्सन चीफ जस्टिस और जज, सही है। द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमीशन इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एनुअली, एनुअली अप्रूव करती है पार्लियामेंट। देख लीजिए फाइनेंशियल बजट क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आफ्टर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ इन द बिहाफ पेड द कमीशन बाय द वे ऑफ ग्रांट्स। ठीक है, सच सम ऑफ मनी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे थिंक फिट फॉर द, कोई एनुअल बजट पास नहीं हो रहा है पार्लियामेंट से, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बजट। ठीक है, इट्स टोटल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर, और आप देख लो इट्स प्रोवाइडेड बाय द एनुअली, गलत है ये। ठीक है, आंसर इज बी, ओनली 2, पहला दूसरा सही है, पहला सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे देखिए, 3 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इंडिया अफ्रीका ट्रेड। ओके, अब इन क्वेश्चंस को मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है, हर दिन आप एक दिन बैठ के सारे कंट्रीज का नहीं आप पूरा डेटा ले सकते हो। जैसे जैसे आपके न्यूज़ में कंट्रीज आती हैं, कभी ट्रेड डिस्कस होती है किसी कंट्री के साथ, तो आप उस कंट्री का थोड़ा डेटा ले लोगे, इनके साथ डेफिसिट चल रहा है, सरप्लस चल रहा है, ये कौन सा कंट्री ज़्यादा है कम है। तो आप देख लो, नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन अफ्रीकन रीजन, आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, और दूसरा, टोटल ट्रेड बिटवीन इंडियन अफ्रीका इज डिक्लाइंग एट द रैपिड पेस। दोनों स्टेटमेंट ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप पहला इमेज देख लीजिए, सबसे पहले गलत है पहला, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, नॉट नाइजीरिया। इट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। साउथ अफ्रीका देख लीजिए आप 21-22, इट्स द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, समझ में आया। अब टोटल ट्रेड अगर देख लो आप, तो डिक्लाइनिंग एट रैपिड पेस, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? देखो यहाँ तो थोड़ा डिक्लाइन हुआ, थोड़ा डिक्लाइन हुआ, यहाँ फिर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे डिक्लाइनिंग एट द रैपिड पेस, ये गलत है स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, और लास्ट में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ दिमाग में ऐसा सेटअप रखना है, ना ही डेटा याद रखना है आपको, और ना ही इसकी आपको परवाह करनी है। ठीक है, आप बिल्कुल पार्ट बनिए गोल्ड टाइड का, मैं आपको 100% कह रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं पूरी टेस्ट सीरीज में, राइट। मिस मत कीजिए 2025 को, एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 200 स्टूडेंट्स का पहला, जो हमारे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स तो और भी एनरोल हो सकते हैं, बट 200 आई टेक पर्सनली अंडर मी एंड आई हेल्प देम। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करके आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि इसको जल्द से ज्वाइन करो, आगे बढ़े। अदरवाइज आप फॉलो करते रहिए जितना मैं पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, विल सी नेक्स्ट वीडियो टुमारो।